एक बार फिर से आप सभी का बायोलॉजी फाउंडेशन विद अभिनव क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पहली क्लास में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के फर्स्ट जो क्लास थी, पहले लेक्चर में ह्यूमन जीनोम के बारे में जान लिया था, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में जान लिया था, उसकी मेथडोलॉजी, कौन से मेथड उसमें यूज होते हैं, क्या उसका बेसिक एम होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आया क्यों, इसका क्या काम था, किस लिए इसको लाया गया, और इसको हम मेगा प्रोजेक्ट के रूप में कैसे जानते हैं, और इसमें कौन कौन से देश थे जो टेक पार्ट किए थे इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। जैसा कि पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा था कि ये 1990 में स्टार्ट हुआ था ह्यूमन जीनोम का प्रोजेक्ट, और 2003 मतलब लगभग 13 साल में पहला ह्यूमन जीनोम आया था, और 2006 में एग्जैक्टली सेम कॉपी दी गई थी कि एक ह्यूमन जीनोम होता कैसा है। अब उसी के कुछ फीचर्स के बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पर, और उसका फ्यूचर क्या एस्पेक्ट्स है या उसकी स्टडी से क्या बेनिफिट्स मिले हैं, क्या एप्लीकेशन है उसके, इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे आज की क्लास में। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का सेकंड लेक्चर है और आज इसी के साथ हम लोग इसको खत्म करेंगे। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के कुछ आपके ये फीचर्स हैं, सैलेंट फीचर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको इसको जानना जरूरी है कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है इसमें लगभग 3164.7 मिलियन बेस पेयर की स्टडी की जा चुकी है अभी तक। जो एवरेज जीन होता है इसका वो लगभग 3000 बेस का होता है, लेकिन जो साइज होती है ह्यूमन जीनोम का वो अलग अलग होता है। मतलब सभी जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग सेल्स हैं, सभी के ह्यूमन जीनोम की साइज अलग अलग होती है। बोलते हैं ना कि सभी के क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, इसलिए ह्यूमन जीनोम की साइज भी अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे लार्जेस्ट जो अभी तक ह्यूमन जीनोम जिसके बारे में स्टडी की गई थी वो थी केस कौन सा, डायस्ट्रोफिन, 2.4 मिलियन बेस पेयर इसमें था। अगर देखा जाए तो अभी तक टोटल नंबर ऑफ जो एस्टिमेटेड जीन सीक्वेंस है या ह्यूमन जीनोम है वो 30,000 ही एग्जैक्टली आइडेंटिफाई किया गया है, जो कि पहले जो बताया गया था एस्टिमेटेड से काफी कम है। क्यों? क्योंकि लगभग 80,000 to 140,000 बेस पेयर में से 30,000 बेस पेयर की कॉपी अभी तक आइडेंटिफाई की जा चुकी है, इसके बारे में स्टडी किया जा चुका है। और ऐसा माना जाता है, देखा जाता है कि ये जो जीन सीक्वेंसेस होते हैं ह्यूमन जीनोम के, उसमें जितने भी एनिमल्स होते हैं या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो सभी पीपल में लगभग 99.9% मतलब 99.9% एग्जैक्टली सेम कॉपी होती है जीन सीक्वेंस की। मतलब जीनोटाइप एक जैसे ही होते हैं, बस ये जो 0.1% का डिफरेंस होता है ह्यूमन जीनोम में, इसी से इतने ज्यादा वेरिएशंस हमारे बॉडी में देखे जाते हैं। और कहा जाता है कि एग्जैक्टली सेम टाइप के दो इंडिविजुअल्स नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इनके जीन में डिफरेंसेस होंगे, इनके जीन कहीं ना कहीं डिफरेंस होंगे एक दूसरे में, और वो अंतर बायोलॉजिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कितना है, केवल 0.1% का डिफरेंस होता है एक ह्यूमन जीनोम से दूसरे ह्यूमन जीनोम के बीच में। और इसी डिफरेंस में इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि एग्जैक्टली आज तक सेम आइडेंटिकल कोई मिला ही नहीं है, चाहे वो आइडेंटिकल ट्विन्स ही ना हो। एक ही जीनोटाइप से अगर जन्मे हुए दो बच्चे हैं, उनमें भी ये डिफरेंस देखा जाता है जीन का। तो इतना ज्यादा वेरिएशन आता है कितने में, केवल 0.1% के वेरिएशन से। तो अभी तक जितने भी डिस्कवर्ड जीनोम हैं, लगभग 50% ऐसे हैं जिनके फंक्शन अभी तक अननोन है। ठीक है, 50% अभी तक जीन्स ऐसे हैं जिनके फंक्शन अभी तक अननोन है।
डिस्कवर्ड अभी तक ह्यूमन जीनोम किए गए लगभग 50% जीन के सीक्वेंसेस की स्टडी जो की जा चुकी है वो अननोन है, उसके बारे में अभी कोई जानकारी ही नहीं कि ये एग्जैक्टली करते क्या काम है। और जितने भी ह्यूमन जीनोम की जो साइज होती है उसमें से केवल 2% या आप कह सकते हैं लेस देन 2% जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। less than 2% genome code for protein। मतलब हमारी बॉडी में जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उसके लिए केवल 2% या उससे भी कम जीन सीक्वेंस की आवश्यकता होती है प्रोटीन को कोड करने के लिए। मतलब बहुत कम जीन सीक्वेंसेस की आवश्यकता है प्रोटीन को कोड करने के लिए, और उतने में ही हमारी प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है और वो प्रोटीन हमारी पूरी एक्टिविटी को प्रॉपर्ली चलाता है। मतलब कितना इंपॉर्टेंट है जीन हमारे लिए और हमारे शरीर के लिए, आप इससे ये पता लगा सकते हैं। एक और इसका इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको हम लोग जानते हैं कि ये जो ह्यूमन जीनोम होता है इसमें रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं, रिपीटिंग सीक्वेंस। मतलब जैसे हम अगर बात करते हैं ए जी सी सी ए सी सी जी सी सी ए सी सी जी सी सी, तो इस प्रकार के जो रिपीटिंग सीक्वेंसेस हैं ये बता रहे थे कि ये जो रिपीटिंग सीक्वेंसेस हैं जीन सीक्वेंस का, जैसे एक ही प्रकार के जीन सीक्वेंसेस आप देखिए यहाँ पे ये जो कोड है एक ही प्रकार के जीन सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसा प्रोपोर्शन देखा जाता है। इसी को पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है या रिपीटिंग सीक्वेंसेस कहा जाता है या इसी को एसएनपीज के नाम से भी जानते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि क्या होता है एसएनपीज। टीसी के एसएनपीज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रिपीटिंग सीक्वेंस पूरे जीनोम में होता है, एक इनका प्रोपोर्शन होता है, एक पोर्शन ये गैदर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो रिपीटिंग सीक्वेंसेस होते हैं, अगर हम अगला पॉइंट की बात करें कि ये जो रिपीटिंग सीक्वेंसेस होते हैं, ये रिपीटिंग सीक्वेंस का एक बहुत बड़ा इसमें रेंज होता है। रिपीटिंग सीक्वेंस का एक बहुत बड़ा रेंज होता है। ऐसा देखा गया है कि कभी कभी समटाइम्स इनकी जो संख्या होती है वो 100 से थाउजेंड्स का होता है। समटाइम 100 to 1000 नंबर वेरीज करते हैं। मतलब ये रिपीटिंग सीक्वेंस की जो संख्या होती है वो 100 से लेके 1000 तक हो जाती है कभी कभी, इतना ज्यादा वेरिएबल्स टाइम में होते हैं ये। और इसी रिपीटिंग सीक्वेंस से जो मेन काम होता है वो होता है क्या, इवोल्यूशन। मतलब ये रिपीटिंग सीक्वेंस का मेन काम क्या है, इनका मेन काम होता है इवोल्यूशन का, या इसी से वेरिएशंस आते हैं, डायनामिक्स का काम करते हैं। मूवमेंट चेंजेस जो आता है बॉडी के अंदर उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या क्रोमोसोम की फंक्शनिंग को भी ये चेंज कर देते हैं। ह्यूमन जीनोम से ये पता लगा कि जो जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा जो क्रोमोसोम्स होता है, अगर क्रोमोसोम की स्टडी की जाती है तो क्रोमोसोम को अगर 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, जब आप लोग पिछली क्लासेस में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो इसको जान लें कि क्या होता है, XX टाइप का होता है जीनोटाइप और दूसरा जो होता है XY टाइप का होता है। XX को हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल कहते हैं, और XY को हम लोग क्या कहते हैं, मेल कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। ये जो XX होता है, XY होता है, ये क्या करता है, सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करता है। मतलब ये जिसमें होगा वो फीमेल होगा, ये जिसमें होगा वो मेल होगा। तो ऐसा देखा गया है कि जो ह्यूमन जीनोम होता है उसमें मैक्सिमम टाइप के जो जीनोम होते हैं वो XX टाइप के होते हैं। कैसे टाइप के होते हैं, XX टाइप के होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जो
3000 ह्यूमन जीनोम है, ह्यूमन जीनोम की जो साइज है वो 3000 बेस पेयर की है। तो इस 3000 बेस पेयर में इस पूरे क्रोमोसोम की जो 3000 बेस पेयर की ह्यूमन जीनोम की साइज है, इसमें XX टाइप का जो ह्यूमन जीन होता है वो कितने होते हैं 2968, मतलब इतने XX टाइप के होंगे। और अगर Y टाइप की बात की जाए तो जो इसमें बच रहा है एग्जैक्टली उतना ही Y टाइप का होता है, मतलब लगभग 231, ठीक है 231 131 के आसपास होता है, ये 132 होगा ना, 132 के आसपास क्या होता है Y टाइप का क्रोमोसोम होता है। मतलब मेजॉरिटी किसकी होती है XX टाइप की होती है ह्यूमन जीन के अंदर, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, अगले फीचर्स की बात करते हैं हम लोग। मतलब मेजॉरिटी ऑफ क्रोमोसोम्स या जीनोम जो होते हैं वो XX टाइप के होते हैं, बहुत ही कम Y टाइप का होता है, ठीक है। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि 1.4 मिलियन साइट को इन्होंने ऑब्जर्व किया। साइंटिस्टों ने 1.4 मिलियन साइट को ऑब्जर्व किया, किसका वेरिएबल्स का, ठीक है, या वो लोकेशन का जहां पे बेस सीक्वेंसेस कैसे थे रिपीटिंग में थे, ठीक है। उसी को हम लोग कहते हैं क्या SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इतने साइट थे 1.4 मिलियन साइट थे। इसी को कुछ लोग किस नाम से जानते हैं SNPs के नाम से। इसी SNPs को SNPs के नाम से भी प्रोनाउंशिएट किया जाता है, बताया जाता है। तो ह्यूमन बॉडी में लगभग 1.4 मिलियन ऐसे साइट्स होते हैं जहां पे ये वेरिएशन या SNPs प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो SNPs होते हैं इनका एक्चुअली काम क्या होता है? ये क्या करते हैं कि ह्यूमन जीनोम में क्रोमोसोम लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए मदद करते हैं। क्रोमोसोम लोकेशन को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं, जिससे क्या होता है कि जब डिजीज होगा तो उस डिजीज के केस में डिजीज आइडेंटिफिकेशन के लिए भी ये बहुत ही यूजफुल होंगे। मतलब जब डिजीज होगा किसी बॉडी में तो इसी SNPs की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि जल्दी से उस लोकेशन का पता लगा लेते हैं कि पर्टिकुलरली किस जीन सीक्वेंस पे या किस क्रोमोसोम पे ऐसा डिजीज हो रहा है, जिसकी वजह से हमको क्या करता है उसके आइडेंटिफिकेशन के साथ उसके प्रिलिमिनरेशन में या उसके एग्जामिनेशन में आसानी होती है, जिससे हम आसानी से उसकी दवा ढूंढ सकते हैं या उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो ये कुछ सैलिएंट फीचर्स होते हैं जो बहुत ही यूजफुल होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या होता है या इसमें फ्यूचर चैलेंजेस क्या क्या हैं ह्यूमन जीनोम। एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस। एप्लीकेशन और फीचर चैलेंजेस क्या होता है कि हम लोग अभी तक जो पढ़ा है कि इससे क्या पता लगा कि अगर हमको क्या हो कि ये मालूम हो कि डीएनए सीक्वेंस कैसा है या डीएनए सीक्वेंस के बारे में हमको अगर मालूम होता है, वेल हम डिफाइंड होते हैं उसके बारे में,
तो हमको ये भी पता चल जाता है कि इसकी बायोलॉजिकल सिस्टम कैसे होगी, मतलब इसके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है वो किस प्रकार की होगी या इसका जीन्स किस प्रकार से काम करता होगा। तो ये चीजें हमको आसानी से मालूम हो जाता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। देखो ह्यूमन जीनोम या ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस से जो हमारा बायोलॉजिकल साइंस था इसमें रिसर्च के कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि हमको जीन सीक्वेंस के बारे में मालूम था, तो हम उस जीन सीक्वेंस, अगर हमको जीन सीक्वेंस का आइडेंटिफिकेशन पहले से मालूम है तो हम उसमें म्यूटेशन भी अपने से करा सकते हैं, इवोल्यूशन भी करा सकते हैं, इवोल्यूशन भी उसमें आसानी से किया जा सकता है। डिजीज इंफॉर्मेशन में भी ये मदद देगा हमको कि डिजीज का इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। या जैसा कि हम बता रहे थे अभी आपसे कि हम क्या करते हैं कि अगर हमको ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस या जीन सीक्वेंस के बारे में मालूम रहता है तो हम उस सीक्वेंस के आधार पर म्यूटेशन कर सकते हैं, एवोल्यूशन कर सकते हैं, डिजीज के इंफॉर्मेशन की जानकारी ले सकते हैं। एक्चुअली जब तक ह्यूमन जीनोम के बारे में हमको जानकारी नहीं था या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नहीं आई थी तो क्या करते थे, जितने भी साइंटिस्ट थे वो किसी एक डिजीज की स्टडी के लिए, किसी एक प्रकार के आइडेंटिफिकेशन के लिए एक टाइम में एक ही जीन सीक्वेंस पे वो काम कर पाते थे, ठीक है। तो कुछ ही जीन पे, फ्यू जीन पे ही वो काम कर सकते थे। अगर हमको डिजीज का आइडेंटिफिकेशन करना है या कोई रिसर्च का काम करना है तो जब तक ह्यूमन जीनोम नहीं आया, जीन सीक्वेंस के बारे में जानकारी नहीं थी, तो एक टाइम में हम एक ही जीन सीक्वेंस या कुछ ही जीन सीक्वेंस पे काम कर सकते थे। लेकिन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आ जाने से पूरे जीनोम पर एक साथ काम किया जा सकता है। होल जीनोम प्रोजेक्ट या होल जीनोम रिसर्च की मेथोडोलॉजी फिर आ गई इससे। इससे क्या हुआ, होल जीनोम मेथोडोलॉजी का नया अप्रोच आ गया बायोलॉजिकल साइंस में, ठीक है। तो एक बार में कई सारे जीन सीक्वेंस के बारे में हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो इसका हम कह सकते हैं कि एक ब्रॉडर स्केल पे इसका प्रोडक्शन हुआ। ब्रॉडर स्केल पे एक इसका आइडेंटिफिकेशन या एप्लीकेशन हुआ। इससे क्या होगा कि दे कैन स्टडी ऑल द जीनोम इन अ जीन। तो क्या होगा इससे कि दे कैन स्टडी ऑल द जीन इन अ जीनोम। क्यों? क्योंकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से ये होगा कि पूरे जीन सीक्वेंस के बारे में तो हमको पहले से जानकारी मिल चुकी है। हम उसको बायोइन्फॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या किए हैं कि उस जीन सीक्वेंस को अपने कंप्यूटर सिस्टम में डेटाबेस तैयार कर लिए हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि पूरे जीन सीक्वेंस की एक बार में स्टडी कर सकते हैं, पूरे जीनोम की स्टडी एक बार में कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें क्या चेंजेस लाया गया है या क्या चेंजेस करना चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज करो कि कोई एक सेल था, उसमें कहीं ट्यूमर कॉज हो गया, तो उस ट्यूमर के आइडेंटिफिकेशन के लिए उस पर्टिकुलर जीन पे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उसको लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस जीन सीक्वेंस एनालिसिस से या इसके अप्रोच से क्या हुआ कि एक बहुत ही चेंज आया बायोलॉजिकल साइंस में। एक बार में पूरे जीन या जीन सीक्वेंस की स्टडी की जा सकती है। इसीलिए आज जैसे कि अभी आप लोग देखिए कोरोना का वैश्विक महामारी था, तो इसमें उस डिजीज को आइडेंटिफाई करने में बहुत टाइम नहीं लगा। पहले का अगर समय देखा जाए तो इसके पहले जो चेचक, स्मॉल पॉक्स या और भी जो बीमारियां आई थी, जो महामारियां आई थी, तो उसमें भारत देश की स्थिति ऐसी हो जाती थी कि आज डिजीज आया है और उसके दवा को बनाने में उसको इतना टाइम लग जाता था कि 10 से 15 साल 20 साल बाद पता चले कि दवा हम लोग बना पाते थे। और आज के डेट में देखा जाए कि ये इसी का एक अप्रोच है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का कि यहाँ पे बीमारी आई और हम कई सारी दवा को बना लिए। इवन की वैक्सीन भी हमारे भारत देश में 2-3 वैक्सीन बन गए और 2020 में ये आए और 21 में वैक्सीन बन के लगना भी शुरू हो गया।
तो इसका एक मेन अप्रोच ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी है। क्यों? क्योंकि हमको जीन सीक्वेंस के बारे में जानकारी थी, हम उसको आइडेंटिफाई करके उसका जो एजेंट था, एंटीजन था, उसको आइडेंटिफाई किए और आइडेंटिफाई करने के बाद उसके खिलाफ एंटीबॉडी या हम वैक्सीन का फॉर्मेशन कर लिए। इस प्रकार से इस मेथोडोलॉजी का बहुत ही अच्छा उपयोग है। और इसी अप्रोच को साथ में लेके एक हमारी नई टेक्नोलॉजी एनिमल सेल्स स्टडी के लिए या एनिमल बायोलॉजी में या बायोलॉजिकल साइंस में नई टेक्नोलॉजी आ गई इसी अप्रोच को लेते हुए, जिसको कि हम लोग जानते हैं किसके नाम से, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के नाम से। एक नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसको कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के नाम से जानते हैं। ये आप लोगों ने सुना होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? क्राइम स्टडी या क्रिमिनोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। क्योंकि जब क्या होता है कि जब क्राइम के बारे में जानकारी लेनी होती है या सस्पेक्ट्स की जानकारी लेनी होती है, तो हम इसी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा क्राइम के डीएनए को क्या करते हैं, सस्पेक्टेड डीएनए को इंडिविजुअल डीएनए से मैच करा के ये आइडेंटिफाई करते हैं कि पर्टिकुलर यही आदमी था क्राइम केस में अथवा नहीं। तो इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आज के टॉपिक में अगर हम इसको लेते हैं तो ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, तो इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम अगली क्लास में लगेंगे। एक बार मैं फिर से आप सभी से निवेदन करता हूँ कि अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको पब्लिश करिए, सब्सक्रिप्शन इसका बढ़वाइए। आप सभी का वेल विशेस और आप सभी को एक बार अपनी क्लास की तरफ से थैंक यू। और अभी आप देखे होंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस था 5 जून को, तो हमको अपने पर्यावरण को बचाए रखना है, क्योंकि अभी वैश्विक महामारी जो आप लोगों ने देखा है, इसमें ऑक्सीजन के लिए पूरा देश इवन पूरा विश्व जूझ रहा था। और अगर हम पर्यावरण को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं तो इस प्रकार की समस्या फ्यूचर में भी आ सकती है। तो अधिक से अधिक पेड़ को लगाएं। पर्यावरण दिवस को केवल मनाने से नहीं होगा, हमको पौधों को लगाना पड़ेगा। हम अगर पर्यावरण को बचाएंगे तो स्वयं भी बचे रहेंगे। स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। जय हिंद, जय भारत।